हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विंटेज। आज हम करने वाले हैं टॉप 1000 जीके एंड जीएस क्वेश्चन पार्ट 4। बट उससे पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा जिन जिन दोस्तों का एमटीएस एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उसके आंसर की आज ही आउट हुई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है हमारा दी हैग, नीदरलैंड में। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 ऑर्गन्स है। एंड 6 ऑर्गन्स मैं आपको बता देता हूँ। वो फर्स्ट इज यूएन जनरल असेंबली, सेकंड इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, थर्ड इज सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, फोर्थ वन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड फिफ्थ वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड सिक्स्थ वन इज सेक्रेटेरिएट वो जगह है जहाँ पर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बैठते हैं या जहाँ पर चेयर करते हैं। तो बाकी जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस है इनका सभी का हेडक्वार्टर वहीं पे है जहाँ पर यूएन का हेडक्वार्टर है यानी न्यूयॉर्क में। 5 ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हैग, नीदरलैंड में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर है? तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका है नीदरलैंड में। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें हमारे जो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो पहले थे वो थे नागेंद्र सिंह। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए तो आपको उससे रिलेटेड 3 चीजें याद रखनी है। वो कब इस्टेब्लिश हुई, ईयर किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और उसके जो डायरेक्टर जनरल, चीफ या कुछ भी बोला पर्सन, सेक्रेटरी जनरल, तो वो कौन है? तो हम इसे चीफ बोलेंगे। तो यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश हुई? 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसकी ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एन पे खत्म होता है और ये एन से स्टार्ट होता है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, न्यूयॉर्क यूएसए में। एंड चीफ इसके कौन है अभी? इसके है एंटोनियो गुटेरस। ये पुर्तगाल के हैं और ये पुर्तगाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और ये 9th डायरेक्टर जनरल या सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस की। तो आपको बस इतना याद रखा, ये 9th पर्सन है जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंडलॉक्ड? लैंडलॉक्ड होता है जो जमीन से गिरी हुई हो। तो साउथ अमेरिका में कौन सी वे 2 कंट्री है ऑप्शंस में जो भूमि से गिरी हुई है, यानी उनको चारों तरफ से भूमि से गिरी हुई है? तो ये है हमारे पास पराग्वे एंड बोलीविया। तो इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, बीपी, बोलीविया एंड पराग्वे। बट ट्रिक इतनी काम की नहीं है। अगर आप मैप देखोगे, जैसे ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और नीचे है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में यहाँ पे पड़ती है आपकी बोलीविया और पराग्वे। तो ये दोनों लैंड लॉक्ड है, यानी इनके चारों तरफ भूमि है यानी लैंड है। तो ये लैंड लॉक्ड है, बोलीविया एंड पराग्वे। तो आप ये याद रख सकते हैं। तो अभी साउथ अमेरिका आ गया। तो साउथ अमेरिका में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट या फिर टॉलेस्ट वाटरफॉल है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वाटरफॉल टॉलेस्ट वाटरफॉल तो ये है हमारा साउथ अमेरिका में। इसका नाम है एंजल, और ये है हमारा वेनेजुएला में, एंजल वेनेजुएला में, जो कि एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। और जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम, यानी जिसमें पानी वाटर सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम, तो वो है अमेजोन रिवर, जो कि साउथ अमेरिका में है।
एंड ये लार्जेस्ट रिवर अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड है, सेकंड बाय लेंथ। लेंथ में वैसे आपको पता भी होगा सबसे बड़ी रिवर कौन सी है लेंथ में, वो है नाइल रिवर, नाइल यानी नील नदी, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। एंड तो आप ये सभी चीजें साउथ अमेरिका से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स कैन साउंड नॉट ट्रेवल। तो साउंड कौन से मीडियम के थ्रू फ्लो नहीं कर सकती, तो हमें पता है कि साउंड सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस में फ्लो करती है, इनके अलावा और किसी चीज में फ्लो नहीं करती, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। एंड तो वैक्यूम में हमारे पास कुछ नहीं होता, वैक्यूम होता फ्री स्पेस यानी स्पेस, जैसे कि हम स्पेस में जाते हैं वहां पे ग्रेविटी नहीं होती, तो उसी को बोलते हैं वैक्यूम। तो उसमें ये ट्रैवल नहीं करती, तो हमारा राइट आंसर होगा वैक्यूम। और साउंड सबसे ज्यादा ट्रैवल करती है सॉलिड में, फिर उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम करती है गैसेज में। और जो साउंड की स्पीड है वो है एयर में 343 मीटर पर सेकेंड। तो जो साउंड की स्पीड हम बोलते हैं वो एक्चुअली होती है एयर में साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड। और जो साउंड है वो सबसे फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करती है, सॉलिड्स में करती है, और सॉलिड्स में भी किस में, डायमंड्स में। डायमंड्स भी सॉलिड्स होते हैं, तो इसमें सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। एंड साउंड से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी हमारे पास सोनार, सोनार। तो इसको हम यूज करते हैं सबमरीन्स में, यानी नेवी से यूज करती है हमारी, ताकि साउंड का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अंडर वाटर यानी पानी के नीचे पता लगा सके कि कोई चीज पानी के अंदर कौन सी है, तो साउंड का यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग, एंड रेंजिंग। तो इसका यूजर किसी भी कंट्री की नेवी यूज करती है। एंड एसआई यूनिट क्या है साउंड की, आप बता सकते हैं? एसआई यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। तो आप ये सारी चीजें साउंड से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट्स श्रीनगर एंड ले। तो श्रीनगर और ले को कौन कनेक्ट करता है? श्रीनगर है जम्मू एंड कश्मीर में, और ले है लद्दाख में। तो यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को कौन कनेक्ट करता है? तो ये है जोजिला। ला का मतलब होता है पास यानी दर्रा। तो जोजिला दर्रा या जोजिला पास श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। ऐसे ही बाराला कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। नाथुला है हमारा सिक्किम में, और ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है, इंडिया को चाइना यानी इंडिया चाइना बॉर्डर पे है ये, इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। एंड जेलेपला है हमारा सिक्किम में ही, और ये करता मैं इंडिया और तिब्बत को, इंडिया और तिब्बत को, इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट। और तिब्बत में कौन सी जगह? इंडिया में तो सिक्किम, और तिब्बत में लहासा, लहासा नाम के प्लेस को कनेक्ट करता है। एंड वन मोर यू कैन रिमेंबर इज सिपकिला, सिपकिला। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को कनेक्ट करता है, सिपकिला। तो ये 4-5 पासेज है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना है अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड। तो ये छोटी बच्चियों के लिए पैसा जमा करने की एक स्कीम है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया था। और 22 जनवरी 2015 में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च किया था, और ये उसी के तहत लॉन्च किया था, यानी ये इसी का पार्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का ही पार्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें गर्ल्स चाइल्ड के लिए अकाउंट खोला जाता है बैंक में, और उसमें कुछ पैसे जमा किए जाते हैं ताकि वे फ्यूचर एजुकेशन और मैरिज के लिए यूज किया जा सके। एंड तो अगर जब भी योजना है तो आपको ईयर वाइज सारी योजनाएं याद हो जानी चाहिए। तो 2015 की बात हुई है, तो 2015 में हमारे पास
टोटल 5 स्कीम्स लॉन्च हुई थी, इम्पोर्टेंट वन। वैसे तो बहुत सारी लॉन्च होती रहती है, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो 5 स्कीम्स है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा। तो फर्स्ट वन इज पीएम मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना। सेकंड इज अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। थर्ड वन इज डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। फोर्थ वन इज अमृत, अमृत स्कीम या प्लान। एंड लास्ट इज स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी मिशन या स्मार्ट सिटी स्कीम। तो ये सारी 5-6 योजनाएं या स्कीम्स लॉन्च हुई थी 2015 में। तो आप ये याद रख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं होती है तो आने वाली जब भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं ये आपको रिपीट करवा दूंगा बार बार जब भी कोई स्कीम आएगी, तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच सिख गुरु इस्टेब्लिश द खालसा पंथ। तो खालसा पंथ को किस सिख गुरु ने स्थापित किया था? तो ये थे हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह, और ये सिखों के 10th गुरु थे, 10th एंड लास्ट गुरु यही थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। एंड इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में, 1699 में। और ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ये पटना में पैदा हुए थे। और ये गुरु तेग बहादुर के सन थे, जो कि इनसे पहले गुरु थे, और उनको औरंगजेब ने मरवा दिया था, यानी उनको असैसिनेट करवा दिया था। तो आप ये सभी चीजें गुरु गोविंद सिंह के बारे में याद रख सकते हैं। एंड खालसा पंथ में क्या होता था? ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें मैन को तो बोला जाता था सिंह एंड विमेन को बोला जाता था कौर। जैसा कि आप देखते हैं आज भी पंजाबी लोग सिंह और कौर का यूज करते हैं, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने ही शुरू करवाया था। वैसे ही सर के चारों तरफ टर्बन जो बांधते हैं सिख लोग, तो वो भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ही स्टार्ट करवाया था। तो आप ये सभी चीजें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज Pattachitra style of painting is one of the oldest and most popular art forms of which of the following state? जो पटचित्रा है एक तरह की पेंटिंग का स्टाइल है, तो ये कहाँ का है? तो ये हमारा ओडिशा का। एंड ऐसे ही 2-3 और आर्ट्स है पेंटिंग की जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं, तो वो आप याद रख सकते हैं। तो मधुबनी है, मधुबनी, मधुबनी ये है हमारे पास, हमारे बिहार में पेंटिंग। एंड वर्ली है हमारे पास महाराष्ट्र में, वर्ली दैट इज इन महाराष्ट्र। तो आप ये 3 तो याद रख ही सकते हैं क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आती हैं। एंड ओडिशा की बात हुई है, जब भी किसी स्टेट का नाम आए तो आप उससे रिलेटेड फेस्टिवल्स, नेशनल पार्क्स बार बार लिख सकते हैं ताकि वो आपको याद हो जाए। तो नेशनल पार्क्स है हमारे पास इसमें भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, एंड गहीरमथा, गहीरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है हमारे पास ओडिशा में। और ओडिशा के फेस्टिवल्स है नुआखाई, नुआखाई, दाल खाई, नुआखाई दाल खाई, नवकलेवर, नवकलेवर। ऐसे ही जात्रा हमारे पास धनु जात्रा, धनु जात्रा, बाली जात्रा। तो आप ये सभी फेस्टिवल्स ओडिशा से रिलेटेड याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म होती है इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड सीपीयू के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। वन इज एएलयू, सेकंड इज सीयू, एंड थर्ड वन इज
कैश, तो इसको हम कैचे नहीं बोलते, ये होता है कैश। जैसे कि आप मोबाइल में भी कैश को वो करते हैं, बूस्ट अप करते हैं, तो ये वही है कैश। तो ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट। एंड CU होता है कंट्रोल यूनिट, CU होता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। एंड कैश होता है जो टेम्परेरी डेटा को स्टोरेज करता है, डेटा स्टोरेज करता है टेम्परेरी, टेम्परेरी रूप से, तो वो होता है कैश। तो ये होते हैं सारे CPU के पार्ट्स, तो आप ये याद रख सकते हैं। एंड कंप्यूटर की बात हुई है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। और इन्होंने क्या चीज इन्वेंट की थी? इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, जो कि एक तरह का कंप्यूटर ही था, एनालिटिकल इंजन। तो आप ये चीजें याद रख सकते हैं। एंड फुल फॉर्म्स की बात हुई है, तो मैं आपको पहले भी वीडियोज में बता चुका हूँ, जो फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है और एग्जाम में बार बार रिपीट हुई है, तो वो आगे हम आने वाले क्वेश्चन में देख लेंगे। नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन? तो कौन से स्टेट की सबसे लंबी तट रेखा है? तो ये आपको पता ही होगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो ये है हमारा गुजरात। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेट, अगर स्टेट बोले तो है गुजरात, अगर बोले इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, तो स्टेट्स और यूटीज दोनों को मिला के इंडिया में, यानी स्टेट्स प्लस यूटी में, स्टेट्स एंड यूटीज को मिला के अगर पूछे, तो ये हमारे पास सबसे बड़ी अंडमान एंड निकोबार की, जो कि 1900 किलोमीटर के आसपास है, 1900 किलोमीटर के आसपास है। और सेकंड पे आता हमारे पास स्टेट्स में ही गुजरात, एंड इसकी कोस्ट लाइन है 1600 किलोमीटर, अप्रोक्स 1600 किलोमीटर। एंड अगर पूछे स्टेट्स में सबसे शॉर्टेस्ट किसकी है, शॉर्टेस्ट इन स्टेट इज गोवा। और शॉर्टेस्ट ही पूछे यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में, तो ये है हमारे पास दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। तो गोवा की हमारे पास 27, और दमन एंड दीव की हमारे पास 27, और गोवा की है 104 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये गुजरात और अंडमान निकोबार की जरूर याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? टोटल कोस्ट लाइन, इंडिया की कोस्ट लाइन इज 7516.6 किलोमीटर है टोटल कोस्ट लाइन। तो आप ये सभी चीजें कोस्ट लाइन से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड? तो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यानी आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा अच्छी सब्जी आलू की किसके साथ बनती है? तो ये बनती है शिमला मिर्च के साथ। तो ऐसी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं शिमला। तो ये हमारा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में। ऐसे ही और भी जो इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आप याद रख सकते हैं। तो वन इज CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा लखनऊ में, लखनऊ में। और लखनऊ में हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और लखनऊ में हमारे पास हेडक्वार्टर भी है किसका? सिडबी का। सिडबी एक बैंक होता है, जब आगे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो इसका हेडक्वार्टर भी लखनऊ में ही है, ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड TIFR, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब भी एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का क्वेश्चन आया था। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये हमारा मुंबई में। एंड सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन कटक ओडिशा, कटक ओडिशा। तो आप ये याद रख सकते हैं। एंड लास्ट इज सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये हमारा देहरादून, जो कि कैपिटल है UK की यानी उत्तराखंड की।
देहरादून यूके में। तो आप ये सारे याद रख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है। वैसे तो रिसर्च इंस्टीट्यूट 50 के आसपास है, वो आप गूगल करके याद लिस्ट देख सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए ये जो मैंने आपको लिखवाया है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट इज विच टू बैंक्स वर मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो कौन से दो बैंक थे जिन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया था? तो ये थे हमारे पास विजय बैंक एंड देना बैंक। बी ऑप्शन इज द राइट, विजय बैंक एंड देना बैंक। एंड इसके अलावा भी हमारे पास और मर्जर्स हुए हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं, जो कि अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनटीपीसी में, सीजीएल में, एमटीएस में, ये सभी में क्वेश्चन आए हैं। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनको किया गया था पीएनबी में मर्ज। एंड सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज किया गया था। आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक को, आंध्रा प्लस कॉरपोरेशन बैंक को किया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एंड इलाहाबाद बैंक को किया गया था इंडियन बैंक में, इलाहाबाद बैंक को किया गया था इंडियन बैंक में मर्ज। एंड विजय बैंक एंड देना बैंक तो मैं आपको बता ही चुका, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुए थे, तो आप ये सभी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज को किसने स्थापित किया था? तो ये थे हमारे आत्माराम पांडुरंग, और ये कब किया था? इन्होंने 1867 में किया था। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्णा मिशन, जो कि इनके गुरु थे, रामकृष्णा मिशन एंड बेलूर मठ, जिसमें, जो कि कोलकाता में है दोनों। तो इस रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ से ही ऑर्गेनाइज होता है। तो इसको एस्टेब्लिश किया था स्वामी विवेकानंदा ने 1897 में। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज को एस्टेब्लिश, और ये कब किया था? 1875 में। एंड राजा राम मोहन रॉय ने किया था ब्रह्मो समाज को 1828 में। तो आपको ये सभी फाउंडर्स और ऑर्गेनाइजेशन और ये कब इस्टेब्लिश हुए, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे पास अलग अलग कंपनीज का ग्रुप है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। तो महारत्ना कंपनीज वे होती है जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के देती है इंडिया को। तो ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज होती है। तो महारत्ना कंपनी हमारे पास टोटल इंडिया में 11। तो 11 के 11 मैं आपको बता देता हूँ। जब भी महारत्ना कंपनियां नाम आए तो आपको 11 की 11 जैसे मैं बताता हूँ वैसे की वैसे अपनी कॉपी या नोटबुक में लिख देनी है बार बार, तो ताकि आपको याद हो जाए। तो महारत्ना हमारे पास है HPCL, यानी HP का जो पेट्रोल पंप होता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BPCL, भारत पेट्रोलियम। एंड IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऐसे ही CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। फिर ये हो गए हमारे पास तेल की। फिर आ जाते हैं हम गैस पे, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की है। गेल बेल सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड गेल बेल सेल तो हमारे पास हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड इसके अलावा हमारे पास NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड। एंड 11th इज जो अभी नई ऐड हुई है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये आप 11 की 11 याद रख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी CGL में पूछा हुआ है, लिस्ट ऑफ महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। और सेम क्वेश्चन
आपका एनटीपीसी में भी आया था, कोल इंडिया लिमिटेड। तो CIL ये मैं आपको लिखवा ही चुका हूँ, ये रहा CIL। तो यहाँ से कोई भी कंपनी देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी महारत्ना कंपनी है। Which of the following is a multi-barrel rocket system developed by DRDO? DRDO होता है हमारे पास डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 26 जनवरी 1958 में। एंड DRDO के जो चीफ है, जैसे ही मैंने बताया, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाए उससे रिलेटेड 3 चीजें आपको याद रखनी है। और इसके चीफ है जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी ये इसके चीफ है। और जो इसका मोटो है तो वो भी आप याद रख सकते हैं, फोर्स, साइंस इज द फोर्स, साइंस इज द फोर्स। तो जो साइंस है वो ही बल है, साइंस इज द फोर्स। तो ये आप मोटो भी याद रख सकते हैं। तो DRDO का कौन सा एक रॉकेट सिस्टम है जो DRDO ने बनाया? तो ये हमारा पिनाका। तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज इन विच सिटी वाज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो यूथ होता है इंडिया का, उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और ये कब स्टार्ट हुए थे? ये हमारे पास 2018 में स्टार्ट हुए थे। तो आपको ईयर वाइज ये कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे आपको पता होना चाहिए। 2018, 2019, 2020 एंड 2021 में कहाँ पे हुए हैं, और 2022 में कहाँ पर होंगे। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो 2018 में इनकी शुरुआत हुई थी दिल्ली से, फिर अगले साल हुए ये पुणे में जो कि महाराष्ट्र में है, एंड उससे नेक्स्ट ईयर हुए ये 2020 में गुवाहाटी में जो कि आसाम की कैपिटल है। आसाम की कैपिटल नेम, आसाम की कैपिटल तो आई थिंक दिसपुर है, बट गुवाहाटी मेन सिटी है आसाम में, गुवाहाटी। एंड 2021 के हुए हैं पंचकुला में जो कि हरियाणा में है। एंड 2022 के जो होंगे वो होंगे भोपाल में, शेड्यूल्ड है, ये अभी हुए नहीं है, ये होंगे भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है। एंड जो पहली बार जो दिल्ली हुए थे उनमें फर्स्ट पोजीशन किसकी आई थी? वो आई थी हरियाणा की, और सेकंड आई थी महाराष्ट्र की। एंड जो 2019 में हुए इनमें महाराष्ट्र फर्स्ट प्लेस पे आया था, हरियाणा सेकंड में। और फिर से ये सेम सीक्वेंस 2020 में और 2021 में रिपीट हुआ, यानी महाराष्ट्र यहाँ पे फर्स्ट आया है और हरियाणा यहाँ पे सेकंड आया है। तो आप ये सारी चीजें याद रख सकते हैं, वरना याद नहीं भी रखेंगे तो मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन जब भी यूथ से रिलेटेड आएगा मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज बिटवीन विच टू सिटीज डज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रन? तो जो भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कौन सी 2 सिटीज के बीच में चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, ट्रेन 18 या T18, ट्रेन 18 या फिर ट्रेन T18, क्योंकि ये 2018 में बनी थी। और ये अभी तक 2 शहरों में चल रही है। तो जो आपको याद रखने हैं, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये चल रही है न्यू दिल्ली से वाराणसी जो कि यूपी में है। एंड ये चल रही है, सेकंड ट्रेन जो है वो चल रही है न्यू दिल्ली टू वैष्णो देवी जो कि कटरा में है, कटरा जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसको याद रखने में ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो राजधानी से चलेगी ये नई दिल्ली से, और इसका नाम क्या है? वंदे भारत। तो ये वी से स्टार्ट होता है, और जो दोनों ट्रेनें हैं वो भी वी पर ही जाती है, यानी वाराणसी और वैष्णो देवी। तो आप इस ट्रिक के थ्रू इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज 17 क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा के मेंबर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, यानी लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती है? तो ये 552। और राज्यसभा में मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 250।
एंड राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा की जो ज्वाइंट मीट होती है, ज्वाइंट मीटिंग होती है, ज्वाइंट मीट, इसको कौन बुलाता है? ये क्वेश्चन भी बार बार पॉलिटी से पूछा जाता है। कौन इसको कॉल करता है और कौन इसको प्रिसाइड करता है, यानी चेयर करता है, प्रिसाइड या चेयर। तो इसको कॉल कौन करता है? इसको प्रेसिडेंट बुलाते हैं मीटिंग को, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा स्पीकर करते हैं, लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं। एंड लोकसभा के स्पीकर कौन है हमारे? लोकसभा के स्पीकर है हमारे ओम बिरला, ओम बिरला। एंड ये तो सभी को पता होगा, बट जो इम्पोर्टेंट है वो है लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ये है हमारे उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उत्पल कुमार सिंह। और जो राज्यसभा है उसके जो अध्यक्ष है वो है जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज वेंकैया नायडू इज दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ये है हमारे वेंकैया नायडू जी, तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज HTTP स्टैंड्स फॉर, तो HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज ऑप्शन सी। तो आप HTTP की स्थापना और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब की को किसने इन्वेंट किया था? तो ये थे टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। तो आप ये याद रख सकते हैं। और अभी फुल फॉर्म पूछी है तो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो फर्स्ट वन इज DHCP, तो ये होता है डायनामिक होस्ट, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। And next is DDL, DDL data definition language, data definition language। And next one is TCP/IP, TCP/IP transmission control protocol / internet protocol। Next one is ASCII, ASCII, American Standard Code for Information Interchange, information interchange। And last is last two are COBOL and Fortran, COBOL and Fortran, FORTRAN। तो COBOL stands for Common Business Oriented Language। I will once again repeat, I will repeat the full form again, Common Business Oriented Language। एंड Fortran stands for Formula Translation, ये मैं आपको पहली वीडियोज में ही बता चुका हूँ, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो आप ये सारी फुल फॉर्म्स कंप्यूटर की याद रख सकते हैं जो कि एग्जाम में पहले रिपीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, तो तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो ये है हमारी तमिलसाई सौंदरराजन जी। और जो चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के वो है KC राव। एंड तेलंगाना कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ये 2 जून 2014 को इस्टेब्लिश हुआ था। और जो तेलंगाना हाई कोर्ट है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये 2019 में हुई थी, यानी 5 साल बाद। या फिर आप लोकसभा से भी याद रख सकते हैं, लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था 2014 में, जहाँ पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने थे, तो 14 में, एंड दोबारा से वो बने थे 19 में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एंड जो रिसेंटली जो गवर्नर इलेक्ट हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये करंट अफेयर टॉपिक है, बट मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ।
जो हमारे रिसेंट गवर्नर इलेक्ट हुए हैं अलग अलग स्टेट्स की। तो मणिपुर में हमारे हुए हैं ला गणेशन। मिजोरम में हुए हैं खम्बापति हरि बाबू। एंड नागालैंड में हुए हमारे जगदीश मुखी को एडिशनल चार्ज दिया गया है, जगदीश मुखी को, क्योंकि ये आसाम के गवर्नर हैं, बट इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है नागालैंड का। एंड इनके अलावा आप याद रख सकते हैं पंजाब में वो है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में हुए हैं बंडारू दत्तात्रेय। एंड पंजाब में हुए हैं बनवारी लाल पुरोहित। एंड तमिलनाडु में हुए हैं, क्योंकि तमिलनाडु के फॉर्मर गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु में हुए हैं आर एन रवि। एंड लास्ट इज यूके यानी उत्तराखंड में हुए हैं गुरमीत सिंह, और इनके नए सीएम भी बने हैं चरण सिंह चन्नी, वो पंजाब के बने थे गुरमीत सिंह। एंड यूके के जो सीएम बने थे वो थे पुष्कर सिंह धामी। ये दोनों ही चेंज हुए हैं उत्तराखंड में। तो आप ये सभी गवर्नर्स याद रख सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट्स का पार्ट है, जो कि करंट अफेयर का टॉपिक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास करने के लिए जो प्रोग्राम चला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसका नाम क्या है। तो ये तो आपको पता ही होगा, PMKVY। ये आपने लिखा भी देखा होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, शॉर्ट में PMKVY। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में लॉन्च किया था, और ये मैंने अलग से इसलिए रखा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2015 आ गया, तो 2015 में जो जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स थी वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आई विल वंस अगेन रिपीट द स्कीम्स सो दैट यू कैन रिमेंबर देम मोर एफिशिएंटली। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊँ स्किल डेवलपमेंट में क्या किया जाएगा कि लोगों की स्किल को डेवलप किया जाएगा, और उन्हें एवरेज सैलरी 8,000 दी जाएगी, एवरेज सैलरी ₹8,000 दी जाएगी, और बाकी उनकी स्किल जितनी डेवलप होगी उस हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी। तो आप ये याद रख सकते हैं। और 2015 में हमारे पास कौन कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर सुकन्या समृद्धि योजना भी थी, सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन था आई थिंक। एंड नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट इज स्मार्ट सिटी। नेक्स्ट इज अटल पेंशन योजना। एंड पीएम मुद्रा योजना। एंड अमृत योजना। तो ये सारी स्कीम्स आप याद रख सकते हैं जो 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।